तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपका क्या कहना है? मोदी जी के नेतृत्व में भारत के सेना ने जो दिया, वहाँ पर उनके ठिकानों को तहस-नहस किया, लाहौर तक जाकर हमला किया। कोरोना काल में मंत्री जी थे, चुनौती क्या थी? तो सबको वैक्सीनेट जल्दी से जल्दी कर सकते। सर लॉकडाउन जैसी पोजीशन बनती थी कि अगर पॉजिटिव हो गया है तो उसको अलग आइसोलेट करना है। तो ऑक्सीजन की उपलब्धता और नौबत ऐसी भी आई कभी, तो आज इस अस्पताल में 100 पेशेंट हैं, लेकिन ऑक्सीजन शाम 7 बजे तक ही उत्सुकता होती है कि हमारे हाथ में वो रेखा है कि नहीं। है। कुंडली ना कुंडली पे विश्वास किया मैंने तो हमेशा काम पे और कर्म पे। तो क्या आप चुनाव से पहले कोई पूजा पाठ नहीं कराते थे? घर वालों ने, पत्नी वगैरह ने कुछ कराया हो अलग से तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ। ये राजनीतिक करियर की विडंबना है कि हर चीज देखने को मिलती है, जीत भी और हार भी। चुनाव जीतें तो, चुनाव हारें तो, चुनाव लड़ें तो, चुनाव ना लड़ें तो, लोगों की सेवा करना है। और 84 तक इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, इस तरह से उनको कहा जाता था कि वो तानाशाह थी, ऐसा नहीं था। डिक्टेटरशिप टाइप का वो जो फ्रीडम उस समय नहीं थी, जैसे कोई भी नियम लागू कर दिया। मनी बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई है, जिसके पास पैसा है वही। मनी मैटर नहीं करता है। आपने किसका मार्गदर्शन लिया, कौन आपके राजनीतिक गुरु थे? स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मधु चौधरी पॉडकास्ट, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने समाज और राजनीति में गहरी छाप छोड़ी है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बेहद सम्माननीय और प्रेरणादायक व्यक्तित्व, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, जो एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वह रायसेन जिले के सांची, जो कि मध्य प्रदेश की संस्कृति एवं पर्यटन का केंद्र बिंदु है, जहां पर महात्मा बुद्ध की ऐतिहासिक धरोहर सांची स्तूप है, वहां से आप मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में 2020 में मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रह चुके हैं। राजनीति और चिकित्सा क्षेत्र में इनकी गहरी समझ और अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर एवं पर्यटन का केंद्र सांची से विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल द मधु चौधरी पॉडकास्ट में। नमस्कार नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। बिल्कुल, मैं तो अवेलेबल रहता हूँ हमेशा, जब आप चाहें तब मैं हाजिर हो जाऊँगा। ये तो आपका बड़प्पन है। तो कैसा लग रहा है आज आपको भोपाल में और भोपाल का मौसम? भोपाल में अच्छा लग रहा है और भोपाल का मौसम तो आप और हम सब जानते ही हैं कि हमेशा देश में भोपाल के मतलब एटमॉस्फेयर के मामले में आम जनता भोपाल के एटमॉस्फेयर को अच्छा ही मानती है। यहाँ का जो जलवायु है ये बहुत अच्छी है। जो एक बार भोपाल आ जाता है तो वो भोपाल छोड़ने का मन उसका नहीं रहता है। और रही आजकल की, तो अभी थोड़ा सा गर्मी के सीज़न में थोड़ा रिमझिम प्री मानसून टाइप का भी मध्य प्रदेश के भी कुछ ज़िलों में थोड़ा सा रिमझिम हो रहा है। कभी कभी आ जाता आंधी तूफान ये वो इस टाइप का, लेकिन अभी तो मानसून आने वाला है, जून में आएगा। सर, आप पहले चिकित्सा के क्षेत्र में थे और उसके बाद आपने अपना जो करियर है वो राजनीति में बनाया, तो ये अचानक से स्विच कैसे हुआ, या पहले से मन में था कि, या कैसी वो परिस्थितियां थी जिनसे आपका मन इस तरफ राजनीति में आया? देखिए, क्या मैं एक ग्रामीण परिवेश का हूँ। मेरे मदर फादर छोटे किसान थे। उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई गांव में ही हुई। प्राइमरी भी मेरी गांव में हुई, मिडिल भी मेरा गांव में हुआ, फिर हाई सेकेंडरी हमारा तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर हुई, फिर कॉलेज मेरा भोपाल में हुआ। तो साथ में पहले तो शुरू में मैं माता पिता के साथ में पढ़ाई के साथ साथ खेती में भी काम बटाता था। खेत में जाना, बखल करना, दाउन करना, गेहूं को काटना, बुआई करना। और जब मैं 11th पास करके बेगमगंज के बाद मेरे मन में था कि मैं सेवा के
क्षेत्र में जाऊं तो मन बना के मेडिकल में जाके लोगों की सेवा कर सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो मैंने फिर साइंस का कॉलेज वहाँ से बेगमगंज से ढूंढा तो भोपाल में था MBM। यहाँ फर्स्ट क्लास वालों का स्टूडेंट का एडमिशन होता था। पहली बार मैं भोपाल आया था, फिर MBM में मैंने एडमिशन लिया। यहाँ के बाद फिर मन बना के मेडिकल किया जाए। मदर फादर से पूछा तो मदर फादर ने भी निसंकोच कहा कि नहीं, तुम जैसा भी करना चाहते हो हम आपके साथ हैं। तो फिर मैंने मेडिकल किया यहीं से, भोपाल से, GMC से। लेकिन सेवा का भाव मन में शुरू से ही रहा, क्योंकि उस ग्रामीण परिवेश में गरीबी का क्षेत्र में भी लोगों को मैंने देखा है। और हमारा भी एक परिवार एक मिडिल क्लास से भी नीचे उस समय एक छोटे किसान थे, लेकिन पढ़ाई में साथ साथ करता था, काम भी साथ साथ करता था। और उस समय छोटा मोटा काम साइड में बीड़ी बनाने का होता था। उस समय हमारा बुंदेलखंड से लगा हुआ है सागर बेगमगंज, मेरा गांव बेरखेड़ी है। तो मिडिल में मैं जाता था सुमेर 6 से 8 तक। तो उसके साथ साथ कुछ बीड़ी उड़ी बनाते थे तो वो ले जाते थे, तो वहाँ से एक्स्ट्रा पॉकेट मनी का इंतज़ाम हो जाता था। बाद में आगे पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते सेवा भाव हमेशा तब से ही मेरे मन में था कि मैं जन सेवा में करूं, लोगों की मदद कर पाऊं। तो मेडिकल क्षेत्र पहले चुना, लेकिन मेडिकल में साथ साथ स्पोर्ट में भी मेरी रुचि रही। मैं ख़ास तौर से वॉलीबॉल का मेरा ज़्यादा रुचि रहती थी, तो मैं वॉलीबॉल का कैप्टन भी मेडिकल कॉलेज GMC में रहा। और फिर आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स सिक्योरिटी भी मैं मेडिकल कॉलेज, जब मैं फाइनल का होने के बाद उसी समय फिर जब एक रुचि थी तो एक ऐसा लगा और कि मैं जनसेवा पॉलिटिकल क्षेत्र में भी कर सकते हैं। उस समय मैंने पार्टी के सामने टिकट मांगा। उस समय मैं कांग्रेस में था, मुझे अवसर मिला, जनता ने भी मुझे चुना। तो इस क्षेत्र में फिर बीच में एक ऐसा अवसर आया 1990 में, 85 में मैं पहली बार विधायक चुना गया। उस बीच में फिर मैं एक साल, तब शायद आप 27 साल की उम्र के थे। हाँ, मैं 27 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था उस जी समय। बताएं। और उस मैं समय ये सोच रही थी कि मैं 26-27 साल में क्या कर रही थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको कभी घर वालों ने विरोध किया कि नहीं, ये मेडिकल फील्ड बहुत अच्छा है, कहाँ राजनीति में जाओगे, या वहाँ सफलता मुश्किल है, या कोई बैकअप नहीं है, या पीछे बड़ा हाथ नहीं है, इस तरह का कुछ कभी फैमिली में कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन आया? बिल्कुल नहीं, मेरे को मेरे फादर का विशेष रूप से पूरा सहयोग रहा। वो कृषक थे और वो चाहते थे कि मैं पढ़ाई में आगे बढ़ूं। तो उन्होंने ही, जब मैं 11th, उस समय 12th नहीं होता था, 11th जब मैंने पास किया वहाँ से अच्छे नंबरों से, जब बेगमगंज से, और जब मेरा सिलेक्शन एक वक्त ऐसा आया कि मैंने एक नौकरी के लिए आवेदन डाला तो मेरा एक सिलेक्शन हो गया सौर स्टार के लिए। उसी समय मेरा सिलेक्शन PMT में हो गया। तो उस समय मेरे को ये था कि 2 रास्ते थे, या तो फिर मेडिकल में जाऊं या फिर मैं सर्विस करूं। तब मैंने अपने माता पिता से कहा कि ये 2 रास्ते हैं, एक तो ये है कि मैं सीधा जॉब में जा सकता हूं, और उसमें ट्रेनिंग भी तय हो गई थी कि आप नौगांव में जाकर 6 महीने ट्रेनिंग लेंगे। तो मैंने जब पूछा तो पिताजी को, माताजी का पूरा सपोर्ट था। उन्होंने कहा जो तुम करना चाहते हो हम आपके साथ में। मैंने उनसे कहा भी कि 6 साल लगेंगे मेडिकल में और खर्चा भी आएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम हर हालत में आप तुम्हारे साथ हैं, तुम जो करना चाहते हो। तो फिर मैंने नौकरी ना करके मेडिकल का चयन यहाँ पर किया था। और फिर 90 में जब मेरे को एक बार टिकट नहीं मिला, मैं इसके पहले मोतीलाल वोरा जी मुख्यमंत्री थे, 1 साल संसदीय सचिव रहने का मौका मिला, तो CM हाउस में काम करने का, एज ए पार्लियामेंट सेक्रेटरी टू CM। तो जो CM हाउस है अभी, उसमें भी 1 साल एज ए संसदीय सचिव 89 में मैंने काम किया। जब 90 में जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैंने फिर से
प्रैक्टिस शुरू की तो रायसेन ने हमारा जिला मुख्यालय पे मैंने 1 साल प्रैक्टिस की। फिर वाइफ का भी कंप्लीट हो गया MBBS, तो उन्होंने हाउस जॉब सफदरजंग में उनको करना था, वहाँ पर सिलेक्शन हो गया, मैंने भी डाला, मेरा भी हो गया। तो फिर मैं विधायक मंत्री रहने के बाद 1 साल मैंने सफदरजंग अस्पताल न्यू दिल्ली में काम किया। उसके बाद मैं फिर से दोबारा पार्टी ने मुझे बुलाया और विशेष रूप से स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी उस समय केंद्रीय मंत्री थे, दिल्ली में था, तो उनके टच में मैं रहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको दोबारा जनसेवा में जाना चाहिए। और मेरे को 93 में फिर वो बात अलग है कि मैं 93 में इलेक्शन में लूज कर गया, लेकिन फिर वो एक बार मैं जनसेवा में आया। 1985 में पहली बार विधायक बना, 89 में संसदीय सचिव बना, फिर 93 के बाद फिर कोऑपरेटिव बैंक का मैंने इलेक्शन लड़ा, तो उसमें डायरेक्टर में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक रायसेन का डायरेक्टर संचालक पद पर मैं चुनाव में मतलब चुन के आया, तो उसमें काम किया। फिर मैं 98 में इलेक्शन विधानसभा का लूज किया, तो मैं जिला पंचायत में मैं गया, तो जिला पंचायत में मैं काफ़ी वोटों से बेगमगंज सांची विधानसभा से हट के जहाँ मेरा गृह निवास है, वहाँ से मैं जिला पंचायत का सदस्य बना। कृषि स्थायी समिति का मैं चेयरमैन बना और उसके बाद फिर से चुनाव में मैं आया और 2008 में फिर से मैं विधायक बना। और फिर अभी भी आप देख रहे हैं कि मैं सांची विधानसभा में लगातार, अब मैं 5 बार सांची विधानसभा की जनता ने मुझे चुनकर भेजा। तो मेरा हमेशा एक ही ध्येय रहता है कि मैं इस क्षेत्र को कैसे विकसित बनाऊं, इस विधानसभा को कैसे अव्वल बनाऊं। तो मेरा पूरा टाइम रात दिन इसी काम में मैं लगा रहता हूँ। जो भी योजनाएं सरकार की हैं, केंद्र की हैं, प्रधानमंत्री वर्तमान के हमारे केंद्र प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी आदरणीय मोहन यादव जी, और पूर्व में मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अलग ही दौर रहा। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व मुझे मिला तो कोविड का ऐसा संकट आया, जो ऐसी बीमारी आई जिसकी ना कोई दवाई थी, ना जिसकी कोई वैक्सीन थी, और लोग समझ नहीं पा रहे थे, पूरी दुनिया अचंभित थी। लेकिन उस समय मैं मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री था, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो दूरदर्शिता थी, उन्होंने कम समय में वैक्सीन भी बनाई, पूरा उन्होंने कंट्रोल भी देश में किया। और मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने काफ़ी, फर्स्ट लहर हो चाहे सेकंड हो, और उसमें हम लोगों ने काम करने का पूरा दिन रात करने का प्रयास किया। उसमें कई बार मैं खुद भी 2 बार तो मैं खुद पॉजिटिव हो गया, अस्पताल में मैं गया। मेरे को उस समय लोग रोकते थे कि नहीं, आप नहीं जाओ फील्ड में, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मेरे डॉक्टर साथी भी अस्पतालों में काम कर रहे हैं, और मैं एक मतलब एक मंत्री भी हूँ स्वास्थ्य विभाग का, तो मुझे जाना चाहिए। तो मैं 2 बार इसमें मेरे को कोविड भी हो गया, लेकिन ईश्वर की कृपा, उसी समय हमारा बाई इलेक्शन भी था, और बाई इलेक्शन में हम मध्य प्रदेश में, तो हमारा जो जितने भी चुनाव हो रहे थे उनमें नंबर 1 पर मुझे क्षेत्र की जनता ने, और देश में जितने बाई इलेक्शन हो रहे थे उन सब में 64,000 से अधिक मतों से सांची विधानसभा क्षेत्र से मैं चुना गया। और आज भी फिर भी पिछले चुनाव में भी जनता का भरपूर मेरे को समर्थन मिला, लगभग 45,000 मतों से मुझे जनता ने चुना। तो मैं रात दिन उसी में विकास कैसे शिक्षा के क्षेत्र में सांची विधानसभा क्षेत्र आगे आए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे आए, कैसे हमारे किसान भाई आगे बढ़ सकें, सिंचाई की क्षमता हम कैसे अधिक बढ़ा सकते हैं, बिजली की पूरी उपलब्धता हमारे नागरिकों को, क्षेत्र वालों को हो, और अन्य जो विकास के कार्य, चाहे सड़क की बात हम करें या हर क्षेत्र में एक
अच्छे हमारा विधानसभा अव्वल बने, इसके लिए मैं लगातार काम करता रहता हूँ। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे कि जो अभी सरकारी अस्पताल जो हैं अपने, उनका थोड़ा-सा दयनीय स्थिति रहती है, थोड़ा नहीं काफ़ी रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या प्रोविज़न्स हो सकते हैं? आप क्या सोचते हैं कि आज की डेट में ऐसे बदलाव होने चाहिए जिससे कि वो और बेहतर बन सके? स्वास्थ्य के क्षेत्र में निश्चित रूप से चैलेंज रहते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं नागरिकों को देने के लिए जो हमारा अमला है, जो हमारा सरकारी स्ट्रक्चर स्वास्थ्य विभाग के काफ़ी कुछ किया है। पहले जितने मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे उससे कई गुना आज मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज भी बने हैं और अस्पताल भी काफ़ी संख्या में बड़े हैं, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तब भी हमने काफ़ी कुछ हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया। आज भी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आदरणीय मोहन यादव जी, जो कि हम कहें कि एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं भी देने का उन्होंने निर्णय ही नहीं किया, उसको लागू भी कर दिया। उस समय भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ प्रयास किया, डॉक्टरों की लिए भी हम लोगों ने भर्ती करने का प्रयास किया, उनको प्रमोट करके भी जो थे उनका क्रमोन्नति करके, और ये भी हमने निर्णय लिया था कि 25% डायरेक्ट स्पेशलिस्ट की भर्ती करें, कैबिनेट से पास उसको करवा के, जिससे कि स्पेशलिस्ट की जो कमी रहती है उसको हम पूरा करें। और जो हमारे नाम से उसके अनुसार मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की जो क्षेत्र में हम लोग अस्पताल नए बना सकें, उसको हम लोगों ने किया। केंद्र के द्वारा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख तक का इलाज नागरिकों के लिए फ्री में दिया जाता है। चिन्हित हमारे प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पतालों को जहां जो 5 लाख तक का इलाज देने की, तो आयुष्मान कार्ड बनाने की जो चैलेंज था उसको भी हम लोगों ने उस समय के दौर में भी काफ़ी किया, आज भी किया है। अब तो प्रधानमंत्री जी ने ये भी निर्णय कर लिया है कि देश के अंदर जो 70 साल से एवं वाले हैं, वो किसी भी कैटेगरी के हों, उन सब के लिए भी आयुष्मान कार्ड बनाकर जिससे उनको इलाज मिल सके। और प्राइवेट जो अस्पतालों में भी इलाज उनको उपलब्ध हो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, तो फ्री ऑफ कास्ट उपलब्धता रहे। अस्पतालों की संख्या भी हमने काफ़ी बढ़ाई है, जो ग्रामीण अंचल में, चाहे हमारे ट्राइबल के क्षेत्र हों, चाहे अनुसूचित जाति के क्षेत्र हों या सामान्य वर्ग के हों, पिछड़े वर्ग के हों, सभी क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में हम लोगों ने इसको अस्पतालों को उस समय सैंक्शन भी हम लोगों ने दी, आज बनकर भी तैयार हो रहे हैं। अभी वर्तमान में सरकार मोहन यादव जी के नेतृत्व में अभी बीच बीच में मेरी चर्चा होती रहती है कि जो डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए भर्ती अभियान भी काफ़ी चलाया जा रहा है, और लगभग 46,000 पोस्ट है हेल्थ डिपार्टमेंट में की स्वीकृति अभी वर्तमान सरकार ने की है। तो इनकी धीरे धीरे नियुक्तियाँ होंगी। जब अमला हमारा बढ़ेगा, जहाँ डॉक्टर की कमी है उसको हम पूरी करेंगे। नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं जिससे डॉक्टर बनकर तैयार हों। जब डॉक्टर बनेंगे तो नेचुरल है कि मध्य प्रदेश का बच्चे अगर मध्य प्रदेश में डॉक्टर बनेंगे तो उनकी सेवाएं भी मध्य प्रदेश में देने का उनका निश्चित रूप से आदमी का अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव भी होता है। तो ये जो भी कमी हम ये कहें, या जो हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले से काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी अभी और कुछ करने की अभी और भी गुंजाइश है, जैसे अगर उसके लिए काम चल रहा। गरीबों की यदि मैं बात करूं कि जब उनको चिकित्सा सुविधा अगर हम जब उपलब्ध कराते हैं तो एक डिले होता है। जैसे यदि से फॉर एग्जांपल किसी को किडनी ट्रांसप्लांट करना है, हार्ट सर्जरी करना है, तो अगर वो अर्जेंट है तो उसको 6 महीने 8 महीने के बाद की डेट मिलती है, जब उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। उसको कैसे हम ठीक करें? क्योंकि मेरे संज्ञान में से बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी ये रिक्वेस्ट रहती है कि हमारी डेट हमें दिलवा दीजिए, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, सीरियस है पेशेंट। तो उस वक्त गरीबों का कैसे हम मदद कर सकते हैं? नहीं, देखिए, एक तो क्या है, कभी इमरजेंसी सेवाएं होती हैं, अचानक कहीं रिमोट एरिया में मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो गया, उसको पहुंचना है तो जल्दी पहुंचे,
तो उसके लिए एक तो सरकार ने जैसे एम्बुलेंस मेरा की मतलब सुविधाएं की है हैं। कि जब ऑपरेशन की तिथि ही वो मिली है और फिर जब ये कहते हैं कि नहीं हमारा पेशेंट सीरियस है, तब ये बात आती है कि सभी पेशेंट सीरियस है। अगर मान लीजिए किडनी ट्रांसप्लांट करनी है और वो वही स्पेशलिस्ट हैं, तो सभी की तो किडनी ही ट्रांसप्लांट करनी है। अब ये क्या है, अस्पताल टू अस्पताल डिपेंड करता है। अब इसका प्रोग्रेस तो हो रहा है, जैसे हम कहें कि हमारे भोपाली में है, जैसे बंसल अस्पताल है, या हमारा हमीदिया अस्पताल है, या हमारा एम्स का हॉस्पिटल है। कई लोग बॉम्बे भी जाते हैं, कोई दिल्ली भी जाता है, नागपुर भी जाते हैं। लेकिन जब फैसिलिटी यहाँ बढ़ रही हैं तो अब लोगों को जो समस्या है उसमें कमी आएगी, क्योंकि जब डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, अस्पताल की संख्या बढ़ेगी, तो जो पेशेंट हैं उनको डेट मिल पाएगी। मान लीजिए पेशेंट ज़्यादा हैं, डॉक्टर एक है, तो उसको फिर 1 to 1 ही कर सकता है, वो एक आज करेगा या एक बाद में करेगा। लेकिन अस्पताल और हमें उपलब्ध होंगे तो व्यक्ति दूसरे अस्पताल में जा सकता है। तो अब ये सुविधाएं बढ़ रही हैं। अभी हमीदिया में भी काफ़ी सुविधाएं बढ़ी हैं, एम्स में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। प्राइवेट क्षेत्र में भी अभी 2-3 बड़े अस्पताल, जैसे बंसल है, एक हमारा भी एक सागर ग्रुप का भी आया है, एक पीपल भी है, एक अपोलो ग्रुप भी है। ये बड़े बड़े जो मतलब कहने चाहिए कि बड़ी बड़ी सुविधाएं जहाँ उपलब्ध रहेंगी। जैसे इमरजेंसी जिसको आवश्यकता पड़ती है कि जल्दी जिसका किडनी ट्रांसप्लांट या लीवर ट्रांसप्लांट अगर होना होता है, तो जो बाहर जाते हैं वो भोपाल में हो सके। तो ऐसी सुविधाएं बढ़ाने के लिए कैंसर के भी अस्पताल, जैसे उस समय जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो हम लोगों ने निर्णय लिया, जैसे मैटरनिटी के लिए है तो भोपाल संभाग के लिए अभी जो काटजू अस्पताल है, उस अस्पताल को पूरा मैटरनिटी केयर यूनिट बना दिया। अब कहीं से कोई रेफर होके आता है, उसको अगर डिलीवरी होना है तो उसको लाइन ना लगाना पड़े, सीधा मतलब या हमीदिया या जेपी या दूसरे अस्पताल, तो सीधा वहाँ सिर्फ आपके काटजू अस्पताल में पहुँचेगा तो उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी। वहाँ स्पेशलिस्ट भी मिलेंगे, हर तरीके के उसके विभाग के डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे। फिर दूसरा एक और हमने नया अस्पताल लगभग 300 बिस्तर का, पहले सुल्तानिया अस्पताल था जो कि जीएमसी से हमीदिया से अटैच था, लेकिन नया हमीदिया अस्पताल और जीएमसी में बनने के बाद, डिपार्टमेंट उधर शिफ्ट होने के बाद जो जगह वहाँ थी, वहाँ पर उस समय मेरे स्वास्थ्य मंत्रित्व काल में ही ये निर्णय ले लिया था हम लोगों ने कि वहाँ पर भी एक 300 बिस्तर का अस्पताल हम बनाएंगे, जो भोपाल के लिए एक और बड़ी उपलब्धि रहेगी। तो जो रिमोट एरिया से लोग, या जैसे लगा हुआ एरिया है, मान लो हम ये कहें कि सीहोर है, या हम ये कहें कि रायसेन है, हम कहें विदिशा है या बैतूल है, तो लोग जब राजधानी में अगर आएँ तो उनको सुविधाएं मिल सकें, अस्पतालों में जगह मिल सके। एम्स में भी काफ़ी और बड़ा अस्पताल हमीदिया भी बनकर तैयार हुआ है। तो काफ़ी आज जहाँ देश में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा, वहीं मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और आज वर्तमान के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के लीडरशिप में स्वास्थ्य सुविधाओं को काफ़ी विस्तार हो रहा है। नए नए मेडिकल कॉलेज भी अभी खोले जा रहे हैं उनके लिए। अभी आपने देखा, अभी 2 दिन पहले ही मैं पढ़ रहा था कि जो अभी शिवपुर में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है या शेड्यूल में खुला है, तो वहाँ के लिए फैकल्टी की व्यवस्था कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर मिले हैं, भर्ती कर रहे हैं। पीएससी को लगभग 2-3 हज़ार डॉक्टर की भर्ती करने के लिए ये सरकार ने भेजा है कि वो जल्दी सेलेक्ट होंगे तो हमारे अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। मेडिसन की काफ़ी संख्या बढ़ाई है, पहले जो अस्पतालों की उपलब्धता थी, आज हम कह सकते हैं कि जिला अस्पताल में 500 से ज़्यादा प्रकार की दवाइयाँ, हमारे जो सिविल अस्पताल हैं उनमें लगभग 400 प्रकार की दवाइयाँ, पीएससी हमारे हैं, सीएससी हैं, इवन जो सब सेंटर हैं उप स्वास्थ्य केंद्र, 10,000 से ज़्यादा उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे मध्य प्रदेश के अंदर हैं। वहाँ पर आज केंद्र और राज्य सरकार ने ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के नाम से एक उप स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्ति हुई है, तो एक एएनएम, एक सीएचओ, जिसको सीएचओ हम बोलते हैं, वहाँ
116 प्रकार की दवाइयाँ रहती हैं, 12-14 प्रकार की वहाँ पर जांच होती हैं, CHO की OPD होती है। तो ये छोटे एरिया में भी एक सब सेंटर दिया है। स्वास्थ्य अधिकारी जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, CHO, जो मतलब जिनका सिलेक्शन करके उनकी नियुक्ति की जाती है। OPD उनको वहाँ पर वो लोग करते हैं, जो भी पेशेंट आते हैं वहाँ जांच सुविधाएं भी कर सकते हैं और दवाइयाँ भी उनके पास रहती हैं। उसके बाद में PSC को भी वो रेफ़र कर सकते हैं, PSC से उससे और अभी जांच की सुविधाएं भी काफ़ी बड़ी हैं। तो जो डायग्नोसिस के लिए जो जांचें होती हैं वो भी सरकार के द्वारा, दवाइयों की उपलब्धता, और अब जो अमला है, चाहे हमारे स्टाफ नर्स हों, चाहे हमारी ANMs हो या हमारे डॉक्टर्स हों, इनको भर्ती करने के लिए भी सरकार प्राथमिकता में लिया है। और इतनी पोस्ट मध्य प्रदेश में सेंशन हुई है, उनकी भर्ती होगी तो स्वास्थ्य में काफ़ी मतलब मध्य प्रदेश में सुधार होगा। सर, रिमोट एरियाज़ में मैंने काफ़ी ऐसे अस्पताल देखे हैं जिनका स्ट्रक्चर तो है, पर वहाँ पे कोई भी गतिविधियाँ चालू नहीं है, ना वहाँ डॉक्टर है, मतलब सिर्फ एक ढांचा मात्र है। तो उसको पुनः चालू करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है वहाँ के लोकल गवर्नमेंट द्वारा? नहीं, ऐसा मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, 46,000 पद हेल्थ डिपार्टमेंट के कैबिनेट ने स्वीकृति की है और उसकी भर्ती प्रक्रिया जारी है। डॉक्टर्स की उपलब्धता और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो लोग वहाँ उपलब्ध रहेंगे तो निश्चित रूप से अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति है, ऐसा तो सरकार की जैसे ही अगर व्यवस्था होती है तो वो एक दूसरी जगह पर व्यवस्था करते ही हैं, लेकिन ये जैसी ही भर्ती हो जाएगी तो जहाँ जहाँ कमी है उसको हम लोग पूरी कर पाएंगे और हेल्थ फैसिलिटी हर जगह उपलब्ध रहेगी। मेरे टाइम पे एक बार हम लोगों ने निर्णय लिया था कि जितने भी PSC हैं, हर PSC पे हम लोगों ने डॉक्टर उपलब्ध कराने का प्रयास किया था। और उसमें क्या होता, काफ़ी प्रेशर भी होता है, डॉक्टर भी कई सोचते हैं कि शहर में हमको रहना है, तो कुछ दूसरे लोग भी चाहते हैं कि हमारे परिवार का बच्चा है तो वो हमारे करीब में रहे, लेकिन डॉक्टरों को तो जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर भेजने का निर्णय एक बार हमने किया था ऐसा। तो हर PSC पे डॉक्टर उपलब्ध कराया था और सरकार, आज की वर्तमान सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन उसको और जब भर्ती हो जाएगी, डॉक्टरों की पूरी हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि हर जगह डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे और सारे इंस्टीट्यूट वेल मेंटेन रहेंगे और अच्छे से काम भी अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ अगर कहीं इक्की दुक्की कोई जगहों पर जैसे कमी हो जाती है तो उसको भी फिर पूर्ति कर पाएंगे। सर, आप कोरोना काल में मंत्री जी थे जैसे आपने बताया और हमें सबको पता है, तो उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी एकमात्र चुनौती क्या थी? देखिए, उस समय सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो भी पॉजिटिव पेशेंट आ रहे थे उनको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाएँ, उनको अलग अलग एक दूसरे से ना मिलने, सेपरेट उनको रख पाएँ, उस समय मेडिसिन उनको पूरी उपलब्ध करा पाएँ, क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा थी। तो उस समय टेम्परेरी अस्पताल भी हम लोगों ने बनाए, कहीं हॉस्टल को बनाया, कहीं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर टेंट लगाकर भी अस्पताल बनाकर बेड डालकर सब जगह जिलों के अंदर हर ब्लॉक लेवल पर, और बाद में तो ये तक तय हुआ कि पंचायतों में भी हम लोगों ने टेम्परेरी अस्पताल बनाकर लोगों को रखकर उनको ट्रीटमेंट देकर उनको स्वस्थ कर सकें उनको। और उसके बाद जब वैक्सीन हमको उपलब्ध भारत सरकार के द्वारा हुई तो सबको वैक्सीनेट जल्दी से जल्दी कर सकें, जिससे कि वो उसमें इम्यूनिटी आ सके और आगे स्प्रेड ना हो सके। दूसरा, लॉकडाउन जैसी पोजीशन बनती थी कि जब क्या ये ऐसी बीमारी है कि एक दूसरे के से फैलती है, परिवार के अंदर किसी एक व्यक्ति को आ गई अगर वो सब टच में है तो वो दूसरे को फैलती है। तो जो अगर पॉजिटिव हो गया है तो उसको अलग आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के लिए अब घर के अंदर रहता है एक दूसरे के टच में तो सारे घर को फैलेगी। तो उसके लिए नया अस्पताल आइसोलेटेड सेंटर हम लोगों ने बनाए, उसमें बना के हर जगहों पर। और फिर ऑक्सीजन जब
की कमी हो जाती थी, तो ऑक्सीजन की उपलब्धता जितनी मध्य प्रदेश में थी, तो और दूसरी प्रदेश से बाहर से जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं। जब ऑक्सीजन की आवश्यकता अस्पताल पड़ रही है और अस्पताल हमको उपलब्ध कराना है, तो टैंकरों से बाहर से ऑक्सीजन हम लोग मंगाते थे। और नौबत ऐसी भी आई कभी तो कि वहाँ से बाहर से ऑक्सीजन टैंकर में भरते थे, उनको रेलवे रैक पे उसको चढ़ाकर टैंकर जल्दी पहुँच जाए, और खाली टैंकर को हवाई जहाज के द्वारा भेजते हैं कि वो जल्दी पहुँच के फिर से भर के आ जाए। और एक टैंकर में जब 4 अस्पताल में ज़रूरत है जिलों में, अगर मान लीजिए कम ऑक्सीजन है तो थोड़ी थोड़ी सबको पहुंच जाए। कई वक्त तो ऐसा भी मौका आता था कि आज इस अस्पताल में 100 पेशेंट हैं, लेकिन ऑक्सीजन शाम 7 बजे तक ही है। तो ये चैलेंज रहता था कि कैसे उस 7 बजे के पहले हम वहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध करा पाएँ जिससे लोगों की जान बच सके। और जहाँ से निकलते थे हर अस्पताल को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी, तो डिस्ट्रीब्यूट करना, पहुँचाना लोगों को, जिससे कि लोगों को सर्वाइव कर सकें, लोग स्वस्थ हो सकें सारे, चाहे हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हों, चाहे हमारे प्राइवेट अस्पताल हों। और बाकी कई कम्युनिटी ने भी कई जगहों पर इस तरीके की सेवाएं देने की कोशिश की थी, सहयोग भी काफ़ी करने का प्रयास किया था। और उस समय ये बड़ा चैलेंज था हम लोगों के पास में कि लोगों को आइसोलेटेड बेड, अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन वाला बेड, अब पेशेंट को मान लीजिए किसी अस्पताल में 20 बेड हैं जहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध है, पेशेंट 30 आ गए तो उनको भी कहीं ना इस अस्पताल में जगह नहीं है तो उस अस्पताल में। सारे कंट्रोल रूम 24 आवर हम लोगों ने बनाकर रखे थे हर जगहों पर, हर ज़िले में और सेंटर बनाया, ब्लॉक लेवल पर भी सेंटर बनाया, जिससे जहाँ से भी सूचना आए, फ़ोन आए, उनको पेशेंट के लिए अस्पताल की उपलब्धता, फिर उनको ऑक्सीजन की उपलब्धता और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट और उनको स्वस्थ करने का बड़ा चैलेंज था। सबसे ज़्यादा जो मुझे फैसिनेट कर रहा है वो ये आपका 40 इयर्स का पॉलिटिकल करियर, कि आपने इतना लंबा समय राजनीति को दिया है। और उससे भी बड़ी बात ये कि बहुत यंग एज में, उस वक्त के सबसे यंगेस्ट विधायक थे आप, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, बहुत सारे मेरे अंदर सवाल उठ रहे हैं इस बात को लेकर। तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्या जैसे हम यंगस्टर्स जो होते हैं, तब हमारी एक उत्सुकता होती है कि हमारे हाथ में वो रेखा है कि नहीं राजनीति में जाने की, या हम कुंडली दिखाना चाहते हैं, पंडितों से बात करना चाहते हैं, किसी प्रकार की पूजा कराना चाहते हैं। तो क्या आपने अपनी कुंडली दिखाई थी? नहीं, मैं आपको बताऊं, सच में तो मैं गांव का पैदा हुआ हूँ, बच्चा हूँ। मेरे मदर फादर उस समय एजुकेटेड भी नहीं थे। बाद में फादर ने मतलब साक्षर हुए, वो लिखना भी सीख गए थे, पढ़ना भी सीख गए थे, और मदर भी मतलब सिग्नेचर वगैरह करने लगी थी। वो मतलब उस ग्रामीण परिवेश में तो मेरी तो कोई कुंडली है ही नहीं, बनी ही नहीं उस समय। गांव में कुंडली बनाने का इतना मतलब वो हमारे माता पिता उस समय तो अपने खेतीबाड़ी का काम करते थे, तो मेरी तो कोई कुंडली है नहीं। तो उस पर ना मैंने है कुंडली ना कुंडली पे विश्वास किया। मैंने तो हमेशा काम पे और कर्म पे विश्वास किया है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, ये गीता का ज्ञान। तो मतलब काम करते जाओ तो निश्चित रूप से भगवान सफलता देगा, और अपने भी संतुष्टि ये रहेगी कि नहीं अपन ने कोई कमी नहीं छोड़ी किसी अचीवमेंट के लिए, या किसी को जो मन में भाव है करने के लिए। आदमी कुछ करना चाहता है, करने के लिए अवसर मिले तो अब प्रयास करो। अपन प्रयास किए कई बार, हम मेरे जीवन में तो बहुत उतार चढ़ाव आए। और मुझे जैसे आपने इतनी बार चुनाव लड़े, तो क्या आप चुनाव से पहले कोई पूजा पाठ नहीं कराते थे, जैसा कि अमूमन ज़्यादातर राजनेता करवाते हैं? तो आप नहीं करवाते थे किसी बाबा कभी, या किसी मंदिर में कभी आप नहीं गए, और कभी आपने नहीं बोला कि अभी चुनाव आने वाले हैं तो थोड़ा ये हवन हो जाए या वो हवन हो जाए, इस तरह का कुछ? नहीं, ऐसा अलग से कोई ऐसा मैंने कुछ भी नहीं करा है, लेकिन रूटीनली जैसा व्यक्ति सब जो हमारे नागरिक हैं, जो हम सब लोग,
तो मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में मतलब अपनी जो मन की इच्छा होती है उसकी भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन में हो वो भगवान पूरा करे हम। और मंदिरों में भी चुनाव में गए, लेकिन स्पेशली ऐसा नहीं कि भाई इस काम के लिए, ये ऐसा मैंने कभी वो ऐसा, और घर वालों ने पत्नी वगैरह ने कुछ कराया हो अलग से तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं मंदिरों में जाता रहा पहले भी और अभी भी जाता हूँ, और भगवान को अपना हर काम को भगवान को मतलब नाम लेके शुरू करता हूँ। हनुमान जी की नाम लेके काम करता हूँ, गणेश जी का नाम लेके काम करता हूँ, और सफलता मिलती है तो भी प्रसन्न रहता हूँ, मैं नहीं है तो भी मैं तो मतलब एक ये राजनीतिक करियर की विडंबना है कि हर चीज़ देखने को मिलती है, जीत भी और हार भी। तो जब आप हारते हैं तब क्या महसूस होता है, और वो शक्ति कहाँ से आप लेकर आते हैं कि दोबारा से वो चीज़ को खड़ा करना और फिर से चुनाव लड़ना, और ख़ासकर उस चीज़ में जो पैसा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है किसी भी इलेक्शन को लड़ने के लिए। तो किस तरह का एक संघर्ष होता है और कैसे आप उस हार को लेते हैं? नहीं, मैंने हमेशा राजनीति को एक जनसेवा समझा है, जनता की सेवा। और मैंने ये मान लिया जब मैं सफदरजंग अस्पताल छोड़ के वापस आया था, एक बार एमएलए रह गया, मंत्री रह गया, और फिर सर्विस में 1 साल अस्पताल में काम करा। उस छोड़ने के बाद जब मैं दोबारा आया तो फिर मैंने ये मान लिया कि अब जनसेवा ही हमारा पूरा लक्ष्य है। चुनाव जीतें तो, चुनाव हारें तो, चुनाव लड़ें तो, चुनाव ना लड़ें तो, लोगों की सेवा करना है। अब बात यह है कि अगर आदमी जनप्रतिनिधि हो जाता है, जहाँ कुछ लोगों का एक समूह का नेतृत्व करता है, तो उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। लेकिन जब वो अपने उस पर ही करता है तो उसकी सुनवाई, लेकिन काम तो कर ही सकता है वो, हो सकता है वो कम करेगा। तो हम इलेक्शन में पीछे रहे थे तब भी हम काम करते रहे, मान लो चुनाव में डिफीट भी अगर हमारी तब भी हम काम करते रहे। वो बात अलग है कि तब हम बात की सुनवाई कम हुई है, लेकिन जब आदमी जनप्रतिनिधि होता है तो उसकी थोड़ा सा मतलब व्यक्ति भी देखता है, सरकार भी देखता है कि इतने लोगों की तरफ से व्यक्ति बोल रहा है, तो इसमें हमें सुनना चाहिए या इस काम को करना चाहिए, तो उसमें गति भी बढ़ जाती है और क्षमता भी बढ़ जाती है। लेकिन काम तो तब भी हमने किया, और मैं चुनाव हारा तब भी मेरी वही गति रही। आज भी मैं जितना घूमता हूँ, कई बार मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग कहते हैं क्या आपका घर में मन नहीं लगता, क्या आप तो इतना घूमते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा घर में भी मन लगता है। और मैंने कहा जो हम जिम्मेदारी मिली है उसको हम पूरा करने का हमारा लक्ष्य है कि हम किसी भी तरीके से क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। जिन्होंने हमें जवाबदारी दी है कि आप इस क्षेत्र को विकसित करिए, तो हर योजना का केंद्र सरकार के आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनेक योजनाएं गरीब कल्याण की हों, विकास की हों, जो हो रहा है उनका लाभ हमारे क्षेत्र को मिले। मध्य प्रदेश की सरकार भी कई योजनाएं जिनका लाभ हो, चाहे किसानों के लिए किसान कल्याण की योजना हो, चाहे आयुष्मान बनाकर लोगों के इलाज की हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास से उनको बने तो लोगों को पक्का मकान मिल सके, जो गरीबी रेखा है जिन्हें फ्री राशन मिल सके, स्कूल में बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बन जाएं जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, स्वास्थ्य के लिए नज़दीक अस्पताल उनको रहे, वहाँ पहुँचे, सब अवेलेबिलिटी रहे। इस काम में सड़कों की जहाँ अनुपलब्धता है वो सड़कों को हम कैसे करवा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, जो लोगों को आवागमन में दिक्कत ना हो। अब तो गांव भी सरकार ने जोड़ दिए हैं, लगभग हमने पूरे ही गांव जोड़ दिए। थोड़े बहुत अगर मजरे टोले बच्चे हैं उनको भी हम लोग जोड़ रहे हैं। लेकिन अब लोगों की डिमांड नई खेत सड़क की आती है, खेतों पे जाने के लिए भी सड़क चाहिए, तो उसमें भी हम लोग प्रयास करते हैं। तो हर क्षेत्र में काम हम मतलब चाहे हम विधायक रहे हों तो भी हमने काम करने का वही रखा। आपने अभी देखा होगा कुछ दिन से, तो आप खुद देख रहे होंगे, जब मैं मंत्री था तब भी मैं उतना ही घूमता था, और आज मैं मंत्री नहीं हूँ, विधायक हूँ, तब भी मेरा मतलब वही है। जब एक समय ऐसा था कि जब मैं विधायक भी नहीं था तब भी मैं उतना ही घूमता था, मतलब लोगों के बीच में जाते हैं, तो लोगों की समस्याएं भी पता लगती हैं, फिर उसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं, निकाल कर उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं।
टच में नहीं रहेंगे तो अपने समस्या भी पता नहीं रहेगी, समस्या पता नहीं रहेगी तो उसका निराकरण भी नहीं हो पाएगा, सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इसमें मैं पूरा मेरा ध्येय सेवा करने का है जी। और कोशिश करता हूँ कि ये बात सही है कि इसमें थोड़ा सा परिवार को समय कम दे पाता हूँ, इस वजह से तो लोगों को कैसे आप ये ज़्यादा। बैलेंस कैसे बनाते हैं कि परिवार को भी समय उतना ही दे पाएं और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा पाएं? अब और काफी शिकायतें भी रहती होंगी, खासकर बच्चों को आपसे शिकायत रही होगी कभी कि आप हाँ, इतना time परिवार वालों को रहता जरूर है, लेकिन अब उनने समझ लिया है कि इनको पहले जनता की सेवा पहले सर्वोपरि है, तो वो लोग भी सहयोग करते हैं। सब लोग आवश्यकता आती है, लोग भी मिलते हैं, तो अब परिवार वाले भी, बच्चे भी, पत्नी भी पूरा इस काम में हमको पूरी मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। इसलिए और हमको एनर्जी रहती काम करने की। तो सबका परिवार का सहयोग इसमें बहुत ही मिलता खूबसूरत, है। बहुत खूबसूरत। आपने अपना करियर 85 में शुरू किया और 84 तक जो है इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। तो उस टाइम पे उनका जो रूल था आपने वो भी देखा है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि 84 तक और जब इंदिरा गांधी के बाद ये जो ट्रांजिशन हुआ, तो वो ट्रांजिशन बहुत विजिबल था या वो विजिबल उतना नहीं था? मतलब क्या उनका वाक़ई में जिस तरह से उनको कहा जाता था कि वो तानाशाह थी या इस तरह से, वो वाक़ई में इतना एक्सट्रीम उनका था क्या प्राइम मिनिस्टरशिप या ऐसा नहीं था? क्या एक ट्रांजिशन आपको दिखा था उस दौरान? नहीं, देखिए, मैं तब तक तो आपने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की बात की, तो तब तक तो मैं स्टूडेंट ही था। मैं पॉलिटिक्स में मेरा प्रवेश नहीं हुआ था। और जब मैं तो राजनीति में बाद में ही आया। जिस समय उस समय तो प्रधानमंत्री चेंज हो चुके थे उस समय पर। और ये बात ज़रूर हम कहेंगे कि जब मैं पढ़ता था और पढ़ते ही समय में स्टूडेंट था, इमरजेंसी लगी थी, तो एज ए स्टूडेंट हम लोग सोचते थे कि नहीं, काफ़ी कुछ सरकार का चल रहा है, जो लोगों को कोई इधर नहीं निकल पा रहा है, कहीं ये दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है। तो उस समय इमरजेंसी जो लगी थी उससे परेशानियाँ थोड़ी रहीं, बाकी तो पढ़ाई में उस समय ध्यान था। तो मतलब पढ़ाई उस समय कर रहे थे, तो कुछ स्टूडेंट ऐसा थे। दहशत का माहौल वाकई में रहता था कि बहुत सब कुछ एग्जैजरेट किया जाता है या ऐसा समझ में आता था कि नहीं डेमोक्रेसी को वाकई में अभी कुचल दिया है या अभी तानाशाही ही चल रही है? ऐसा आम जनता के बीच में ऐसी भावना या ऐसी फीलिंग आती थी? मतलब पता चलता था कि नहीं कुछ तो भी गड़बड़ है, दहशत है, ये है, वो है, यहाँ नहीं कर नहीं, अब सकते। वो जो इमरजेंसी थी तो वो तो एकदम एक ही, हम अपन यही कहेंगे, एकदम डिक्टेटरशिप टाइप का, वो जो जो तय कर दिया उसी के अनुसार आदमी को चलना है। तो कोई को उसको फ्रीडम उस समय नहीं थी, जैसे कोई भी नियम लागू कर दिया। अब जैसे मान लो उस समय लागू कर दिया कि साहब वो नसबंदी होना है, तो नसबंदी होना है तो वो कई बार ऐसा होता था कि लोग कहीं जो मिल गया उसको पकड़ा और ले गए और उसका उसकी नसबंदी कर दी। तो जो मतलब पता लगा वो एंटाइटल ही नहीं था, जिसको करनी है उसका भी हो गया, तो वो बाद में ये कर रहा है कि मतलब उसकी शादी ही नहीं टारगेट, हुई हाँ, थी टारगेट दे कुछ दिया उसको कि ये करना है। तो मतलब हमला उनका टारगेट करने के लिए किसी को भी, कौन को करना चाहिए, कौन को नहीं करना चाहिए, क्या है मान लो। तो परेशानियाँ तो काफ़ी रही उस। अच्छा, उस वक्त की राजनीति जब आपने शुरू की और आज की राजनीति, एक जो ये लंबा एक आपने जो चेंज देखा है, उस वक्त और इस वक्त क्या अंतर है? और क्या कंपटीशन पहले से ज़्यादा बढ़ गया है अगर पॉलिटिक्स की ही बात की जाए? नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, अब तो देश काफ़ी आगे पहुंच चुका है, दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। पहले के दौर में और आज के दौर में काफ़ी मतलब चेंज आए हैं। अब तो हम काफ़ी फास्ट हो गए हैं। आज सुविधाएं भी इतनी हो गई हैं, जहाँ अवेलेबिलिटी हमारे आने जाने की भी, सड़कें भी कम थी उस समय आने जाने की। उस समय तो टेलीफोन, जो हम ये कहें कि आज मोबाइल का समय है, उस समय लैंडलाइन टेलीफोन ही लोगों के बहुत कम हुआ करते थे। इक्के दुक्के तो लोगों को बातचीत करना भी, लोगों से मिलना जुलना भी, और ट्रांसपोर्टिंग की सुविधाएं भी नहीं थी। कई तो लोग
बैलगाड़ी से जाया करते थे, तो साइकिल जिसके पास होती थी तो बड़ा वो करते थे। आज तो अपन ये माने लगभग हर घर में मोटरसाइकिल हो गई है, लोगों के पास है, 4 व्हील की सुविधा आज हो गई है। तो आज तो ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई, तो हर चीज़ में कंपटीशन तो निश्चित रूप से बड़ा ही है हर जगह पहुंचने के लिए। आज आप जाओ तो ट्रेनों में भी आप लोग ज़्यादा जा रहे हैं। वैसे तो संख्या सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है। अभी वंदे भारत जैसी ट्रेनों को प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर लागू किया है। अभी आप देख रहे हो कि बड़ लेवल का हमारा रानी कमलापति स्टेशन भोपाल का ही बड़ लेवल का एक बनाकर तैयार। अभी 3 दिन पहले ही हमारे मध्य प्रदेश के 3 सब सुविधायुक्त स्टेशन का प्रधानमंत्री जी ने अभी शुभारंभ किया है। तो चाहे हम स्टेशन की बात करें, चाहे हम एयरपोर्ट की हम बात करें, चाहे ट्रांसपोर्टिंग सुविधा की बात करें, हर क्षेत्र में आज मोबाइल के क्षेत्र में, आज संचार के क्षेत्र में भी हर जगह से अगर हम ये कहें कि कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी हम लोग आगे बढ़े हैं। और आज पहले व्यक्ति एक फसल पैदा करता था आज, लेकिन हम लोग 3 फसल पैदा करने के लिए कहीं कहीं तो 3 कर रहे हैं, जहाँ 3 नहीं हो पा रही 2 हो रही, वो 3 करने के लिए प्रयासरत है। और ये सारी तो हर काम में नेचुरल है कि आज प्रतिस्पर्धा तो बड़ी है। तो आपको लग रहा है कि जो यंगस्टर्स हैं वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है या इंटरेस्ट कम हो रहा है? अब ये तो व्यक्ति का अपना खुद का विचार होता है कि उसे किस फील्ड में काम करना है। लेकिन क्या अब ऐसा हो गया है कि मनी बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई है, जिसके पास पैसा है वही इलेक्शन जीतेगा और जो गरीब है वो नहीं जीत पाएगा? नहीं, अब ये तो अलग अलग डिपेंड करता है। और जो लोग अच्छे पब्लिक अच्छे लोगों को भी चयन करती है, जिनके पास मनी नहीं है उनको भी कई लोग आपने देखा होगा कि लोग को पब्लिक को कौन सा आइडिया किसको पसंद आ जाए, किस जनप्रतिनिधि को लिए पब्लिक उसका सपोर्ट करती है कुछ। और मतलब ऐसा नहीं अकेले एक मनी मैटर नहीं करता है, लोगों की सेवा, लोगों का काम करने का। जनरली पूछा जाए तो कितना पैसा लगता है एक इलेक्शन लड़ने में? एक इलेक्शन अब वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आदमी, मतलब जो अब हर व्यक्ति यही है अपनी लिमिट की बात करता है। कुछ उसके सहयोग भी खर्च करते हैं, कई लोग बगैर खर्च के भी करते हैं, कई लोगों का पैसा जो लिमिट है उससे पैसा बच भी जाता है। तो वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि कैसा है। लोग एक ग्रुप मिलकर मतलब मित्र मंडल लड़ाते हैं, परिवार वाले लड़ाते हैं, पार्टी की जो सीमा होती है पार्टी सहयोग करती है। अब कई लोगों को नहीं है तो लोग चुनाव लूज भी कर जाते हैं। कई लोग चुनाव में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सीखने की बात है, ये तो सीखते रहे। मैं तो आज भी 40 साल में आज भी सीखता रहता हूँ। तो जब मुझे जब जो लोग मिलते हैं कई सीनियर जो कंटिन्यूस इलेक्शन जीतते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, बातचीत करता हूँ उनसे कि आप बताइए कि आप कैसा और क्या अच्छा करते हैं। हम तो कई इलेक्शन में पीछे भी रहे, कई इलेक्शन में आगे भी रहे। तो ये तो आदमी की उम्र सीखने की होती नहीं। आदमी तो आज उनका तो क्या जवाब मिलता है आपको? अब अलग अलग सबके अपना एक्सपीरियंस होता है, वो लोग बताते हैं कि हम तो ये करते हैं, हम ये करते हैं। मूल मंत्र है ऐसा जो राजनीति में सक्सेस दिला सकता है? नहीं, ऐसा है, देखिए मैं तो राजनीति में सक्सेस और अनसक्सेस की बात नहीं करता हूँ। ये तो एक सेवा भाव है, इसमें सेवा ही करना होता है। आदमी क्या होता है, दूर के ढोल सुहावने, एक कहावत है हमारी पुरानी कि आदमी को, जो लोग राजनीति में नहीं है उनको ऐसा लगता होगा कि राजनीति बहुत अच्छी है। नहीं, राजनीति आदमी की मन के भाव ये हैं कि आदमी ज़्यादा लोगों की मदद करना चाहता है, ज़्यादा सेवा करना चाहता है, या उसको वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि हम ज़्यादा कहाँ और ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो अगर वो अच्छा करते हैं तो जनता पसंद करती, तो आगे बढ़ते जाते हैं। अगर जो जनता अगर मानती है कि नहीं यार ये नहीं कर पा रहे, तो कभी जनता पीछे भी कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि आप जिसका जो मन का भाव है उस हिसाब से आदमी करे। अलग अलग तरीके के वो सेवा करने आदमी, अब मान लो कोई पॉलिटिक्स में आ गया, जनसेवा समाज सेवा दूसरे तरीके से भी लोग, बहुत सारे लोग करते हैं। सारे लोग एक ग्रुप बना कर करते हैं, कोई NGO बना कर करता है, कुछ लोग 20 लोग इकट्ठा करके भाई जो मन में भाव है ये करना चाहिए हमें। कुछ लोग
मान लो जनप्रतिनिधि बन गए तो वो अपना करते हैं, काम करते हैं। और कई लोग बीच नहीं भी होता, जैसा मेरे ही, अब देखिए मैं विधायक रहा और फिर सरकार में मंत्री रहा और फिर जाकर मैंने ज्वाइन कर ली। फिर मेरे को पार्टी ने कहा यार, जब और हमारे नेताओं, फिर से मैं आ गया। तो ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति का अपना क्या सोच है, क्या करना चाहता है, वो आगे क्या बढ़ना चाहता है उसके जीवन में। बहुत सारे लोग हैं अलग अलग, किसको टाइम कम देते हैं, कुछ लोग ज़्यादा लोगों को समय देना चाहते हैं। जो पॉलिटिकल पोस्ट को ज़्यादा नहीं, अगर हमारी ऑडियंस कुछ जो और समझना चाहती है उनके लिए, अब मैं ये पूछूंगी आपसे कि विधायक का जब आप चुनाव लड़ते हैं, आप चूज़ करते हैं कि मुझे विधायक या ये वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक के लिए लड़ना है और सांसद के लिए लड़ना है, तो क्या अंतर है और क्या डिसीजन लिया जाता है, या कैसे पता चलेगा कि सांसद के लिए लड़ना है या विधायक के लिए, और दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? नहीं, ये तो देखिए पार्टी पर डिपेंड करता है। जो पार्टी से जुड़े हुए लोग कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी उसमें देखती है कि हमें किस कार्यकर्ता को किस काम के लिए चयन करना है, किसको संगठन में भेजना है, किसी को विधानसभा में करना है, किसको लोकसभा में भेजना है। पार्टी जिसको निर्देश करती है वही आगे बढ़ता है। और अदरवाइज आदमी व्यक्ति कोई इंडिपेंडेंट लड़ जाते हैं तो वो उनको अगर कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने इतना किया है, हम भली पार्टी चयन नहीं कर रही हो तब भी हम कुछ लोग वो करते हैं ऐसा। लेकिन ज़्यादातर तो सक्सेस नहीं होते, इक्का दुक्का कहीं कोई आपने देखा होगा तो कोई, और फिर वो बाद में वो भी कोई पार्टी ज्वाइन कर हाँ, लेते फिर वो बाद में मतलब एक अपना के फिर वो उसी में आते हैं। तो ये तो पार्टी पर डिपेंड करता है कि पार्टी किसको, किस कार्यकर्ता को किस और पोस्ट पर व्यक्ति विशेष के रूप में सांसद ज्यादा पावरफुल होता है कि विधायक होता है ज्यादा पावरफुल? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। सांसद का काम एक अलग है, विधायक का काम सांसद देश में की पार्लियामेंट में सांसद चुन के जाते हैं, पूरी नीतियां बनाते हैं, भारत सरकार के द्वारा जो योजना है उनको क्रियान्वयन में है, तो मिलके ही काम करते हैं। विधानसभा का एक दायरा छोटा होता है, सांसद का लगभग 8 विधानसभा मिलकर होता है, जिसमें लगभग 3 जिले होते हैं, कई जो किसी में 2 जिले होते हैं, किसी में बहुत बड़ा जिला होता है तो एक ही 8 विधानसभा पे एक लोकसभा होती है। और तो पार्लियामेंट भी चलती है, वहाँ जाकर डिबेट में भी भाग लेते हैं, वहाँ से फिर यहाँ भी आते हैं, फिर मिल के काम, विधायक और सांसद मिल के जनसेवा दोनों का लक्ष्य है। वो पार्लियामेंट में वहाँ पर जाते हैं, यहाँ विधानसभा में जाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं है कि अगर विधायकों को सेंट्रल की योजनाओं में कुछ सहयोग चाहिए होता तो वो सांसद से भी बात करते हैं। सांसदों को भी क्षेत्र में विधायकों के साथ मिलकर ही काम करते हैं, और राज्य सरकार भी से भी और केंद्र सरकार से भी। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं नहीं मानता कि कौन, वो तो सब जनप्रतिनिधि, जब भी उनका कार्य, सांसद का कार्यक्षेत्र बड़ा, विधानसभा का कार्यक्षेत्र छोटा। सर, मैंने बहुत सारे लोगों को, सिविल सर्वेंट्स को देखा है जो अपने रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, और काफ़ी कुछ तो आजकल जैसे ही जॉब लगा 1-2 साल करके रिटायर लेकर, बीआरएस लेकर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनका कितना से रहता है, खासकर जो रिटायर्ड हो जाते हैं, और कितनी उनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एक अच्छे पॉलिटिशियंस बन पाते हैं, और क्या ऐसा करना आपकी नज़र में फीजिबल है? नहीं, अब ये तो देखिए किसी कौन व्यक्ति जाना चाहता है उसके लिए कोई फोर्स तो कर नहीं सकता है या न मना कर सकता है। मैं किसी के लिए ये तो नहीं कह सकता हूँ कि तुम पॉलिटिक्स में मत आओ, न ये कह सकता हूँ कि आप इसमें आओ। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी की रुचि रही हो पहले से, वो दूसरी जगह चला गया, उसे उनने कहा अब रिटायर हो गए हैं, अब हम इसमें काम करना चाहते हैं, या उसे कॉन्फिडेंस है कि मैंने बहुत लोगों का काम किया है तो अब लोगों को और काम करूं मैं, अब इस माध्यम से अब काम करूं। लेकिन डिपेंड उस पर ही करता है कि जिसको पार्टी चॉइस करती है, जिस पार्टी का भी मान लो वो जिसका लगाव रहता है, झुकाव रहता है, जिसमें काम करते हैं, तो कई लोग सक्सेस भी होते हैं, कई लोग सक्सेस नहीं भी होते हैं। वो उनका
पहले का बैकग्राउंड भी जनता देखती है, पार्टी भी देखती है कि इनका कैसा क्या काम रहा है। अब इच्छा हर एक व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन सबकी इच्छा, मैं तो चाहता हूँ कि भगवान सबकी इच्छा पूरी करे। मेरी अगर कोई, मैं तो कहता हूँ जो भगवान से मानता हूँ सबको सुखी रखे, साथ में मुझे भी रखे। मतलब सबको मतलब अच्छा, अपन अच्छा सोचेंगे तो लोग भी या भगवान भी अपने लिए भी अच्छी सोचेगा। तो आपने अपने इतने बड़े करियर में किसकी मार्गदर्शन लिया? आपने किसका मार्गदर्शन लिया? कौन आपके राजनीतिक गुरु थे? किनकी बात आप सबसे ज़्यादा मानते थे? अब मैं तो घर से मतलब ये मान के चलिए कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आया तो सो विवेक से आया। अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों का मुझे मार्गदर्शन मिला। मुझे मैंने आपको बताया कि मैं जब 90 में वहाँ के बाद दिल्ली में चला गया था, तो वापस आया तो स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी का उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जनसेवा में काम करने चाहिए, फिर से करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी मतलब वापस भेजा। और इसके पहले भी जिन लोगों के साथ में काम करता रहा तो मिलकर मैं किया। और आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, उनका आज देश को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। और शायद पूरा इसीलिए आपकी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है, क्योंकि उनके फादर ने कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं, किया। नेचुरल है कि जब स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी से मेरा अच्छा वो रहा तो उस परिवार से मेरा अच्छा रहा। और आज भी मतलब उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता है। और आप तो सब जानते ही हैं कि उन्हीं के साथ में हम लोगों ने पार्टी भी, जो पहले हम कांग्रेस में थे, जब उन्होंने निर्णय लिया तो हम लोगों ने बगैर सोचे कि मैं विधायक भी था और मंत्री भी था, रिजाइन करके हम लोगों ने तो क्या भारतीय फंडामेंटल डिफरेंस लगा आपको कांग्रेस और बीजेपी में? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये अब देखिए आज का जो हमारा नेतृत्व है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज बिल्कुल वो हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड लीडर हैं वो। और भारत बहुत आगे आज उनके नेतृत्व में आज जा रहा है। और पार्टी में भी लोगों को सबको वो काम पर लगा के रखते हैं। जो ऐसा नहीं होता कि कोई इस पार्टी में कि ये भी डिफरेंस है कि पूरे टाइम काम करते हैं जनता के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे 5 साल काम करती है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गया तो काम करने लगे। आप चुनाव हो तो, चुनाव नहीं हो तो पूरे सेवा भाव ये है। उधर ज़्यादातर दूसरी पार्टी में उसमें जब का सवाल है तो आप देखोगे कि वो चुनाव के समय तो दिखेंगे, चुनाव लड़ना होगा ज़्यादा दिखेंगे, उसके बाद बिल्कुल मतलब दिखेंगे लेकिन कम दिखेंगे मतलब। तो ये पार्टी भी देश के लिए भी काम, भारत माता के लिए काम, और भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया में हमारा भारत आगे बढ़े। और चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे हर क्षेत्र में है, भारत आगे बढ़े। और आज हम देख रहे हैं कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत का प्रत्येक नागरिक का आज सुखी भी। और अभी भी देखा आपने कुछ दिन पहले ही जी मोदी जी की बात कर रहे हैं आप, तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपका क्या कहना है कि वो कितना एप्ट था, और आपको क्या उसमें कोई कमियां लगती हैं? नहीं, उनका जो विजनरी मतलब ये कहें कि लीडरशिप हमारी, मोदी जी ने जो निर्णय लिया उसका जवाब पूरी तरीके से भारत ने पाकिस्तान को सिखाया है। जो नामी जो सिंदूर ऑपरेशन दिया, जो हमारी बहनों का, जिन आतंकवादियों ने सिंदूर उजाड़ा और बर्बरतापूर्वक उन लोगों ने जो पहलगांव में हमला किया था, उसको उसी तरीके से जो जवाब
मोदी जी के नेतृत्व में भारत के सेना ने जो दिया, वहाँ पर उनके ठिकानों को तहस-नहस किया, लाहौर तक जाकर हमला किया, और उसके बाद जो भी पाकिस्तान ने प्रयास किए उनको भी हमारी सेना ने नेस्त नाबूद किया। तो पूरी तरीके से हमारा जो ऑपरेशन था वो सफल रहा है। और अभी आपने सुना ही होगा, अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने भी राजस्थान की धरती से उन्होंने कहा है कि ये हम मतलब अगर किसी ने भी जो भी आतंक को जो भी पनाह दे रहे हैं उनको मतलब किसी भी समय अगर कोशिश उन्होंने जरा भी की तो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद उनको किया जाएगा। तो उनका नेतृत्व था और उसका बदला भी बहनों का उन्होंने लिया। अच्छा, हमारे जो आप एक हमारा कल्चरल हेरिटेज है, जहाँ जहाँ से आप विधायक हैं सांची, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उसके लिए आपके फ्यूचर में क्या आपका विजन है उसके लिए, और कैसे आप टूरिज्म को वहाँ पर और बढ़ाएंगे? टूरिज्म में बढ़ा है, इसके लिए निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। पहले भी सरकार ने काफ़ी कुछ किया है और अभी भी सरकार प्रयासरत है। और बहुत मध्य प्रदेश हमारा बहुत सुंदर है और ऐसे कई स्थान हैं जहाँ मैं कई जगह विदेश में भी गया हूँ और देश में जगह में भी कई जगह पर टूरिस्ट प्लेस पर मैं जाता हूँ। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और यहाँ पर चाहे आप कान्हा को देख लो, चाहे आप बांधवगढ़ को देख लो, चाहे आप मांडू को देख लो, चाहे आप पचमढ़ी को देख लो, चाहे आप सांची को देख लो, और ऐसे कई मतलब ओंकारेश्वर को हमारे ऐसे कई मतलब ऐसे मतलब और भी जो ओरछा हम देख लें, चित्रकूट को हम देख लें, सब जगह संभावनाएं रहा। सांची तो हमारा निश्चित रूप से इंटरनेशनल प्लेस है, दुनिया भर से वहाँ पर लोग आते हैं। और मेरा तो प्रयास एक और है कि जो मेरा सांची विधानसभा में रायसेन जिला मुख्यालय है, वहाँ पर किला, प्राचीन किला है, आर्कोलॉजी के उसमें आता है। हर शिवरात्रि को वहाँ मंदिर हैं शिव जी का, उसके पट खुलते हैं। प्रयास तो हम लोगों का ये था कि वो हमेशा ही, लेकिन वो चूँकि आर्कोलॉजी के उसमें है, उनको भी लिखा पढ़ी हमने की है। और मैं चाहता भी हूँ, प्रयासरत भी हूँ अभी कि एक रायसेन से किले तक एक रोपवे बने, तो जो टूरिस्ट सांची जाते हैं वो रायसेन में भी जाएं। अब तो हमारा जो नेशनल हाईवे है जो कानपुर रूट है भोपाल से, वो रायसेन होते हुए भी निकल रहा है। तो रायसेन भी जुड़े। रायसेन ज़िले में भीमबेटका, भोजपुर का मंदिर, सांची, और हमारा रायसेन भी एक टूरिस्ट प्लेस बने। और यहाँ दूर दूर से लोग, बाहर से, दुनिया भर से लोग हैं। दुनिया भर से तो आए ही आए, मैं भी आऊँगी। आप भी आइए, आपको बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। बिल्कुल आप आइए, आपका वेलकम। थैंक यू। आप मेरे ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, या कोई जो यंगस्टर्स है अपना भविष्य पॉलिटिक्स में देखता हो, उनके लिए मैं चाहूँगी कि आप उनको कुछ टिप्स दें? नहीं, मैं ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा किसी से कि कोई पॉलिटिक्स में आए या ना आए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी आता है वो एक जनसेवा के भाव से काम करता रहे। अपॉर्चुनिटी अवश्य मिलती हैं, टाइम लगता है। अगर हमारा ध्येय अच्छा है और काम करने का हमारा लोगों के प्रति लगाव है तो लोग भी ज़रूर मतलब आगे भी बढ़ाते हैं और साथ मिलकर काम भी करते हैं। तो जिस भी क्षेत्र में जाएं, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे सेवा सर्विस सेवा हो, चाहे अन्य जो भी उनका अपनी लाइन है उसमें जाएं, लगन से काम करें सब युवा, और हतोत्साहित ना हों। कभी सफलताएं होती, जैसे स्पोर्ट, मैं तो एक स्पोर्टमैन भी रहा हूँ, तो वो कभी कभी होता है कि कभी पीछे रह जाता, कोई हारता है, जीतता है। मैं तो ये कहता हूँ जब भी मैं कभी जाता हूँ कोई टूर्नामेंट में भी, कि भाई हार जीत के
पहले ये पहला मतलब मंत्र मेरा है कि ये आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही महत्वपूर्ण है। अब जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उसी में कोई फर्स्ट होगा, कोई सेकंड होगा, कोई थर्ड होगा, कोई आज है फर्स्ट, कोई कल है फर्स्ट, कोई परसों है फर्स्ट। तो इसलिए उसको अपने भाव से करना चाहिए काम। अगर पॉलिटिक्स में भी कर रहे हैं तो वो भी इसी ध्येय से काम कर रहे हैं अपना, और एक जनसेवा को अपनाएंगे तो जनता भी अप्रिशिएट करेगी, और पार्टी भी अवसर देती है। जब अच्छा काम करोगे तो वो सब पार्टी सोचती है कि नहीं, आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, इसको और काम दो, तो और ज़्यादा काम करेगा। तो इसलिए मेरी तो यही है कि सब लोग अपना जो मन में है उसको काम करें, अच्छे से काम करें, और हतोत्साहित ना हों। कभी कभी लोग क्या है, जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में कभी कभी नंबर कम आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। मैं कहता हूँ दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आज नहीं तो कल। मतलब आज हो सकता है जिसमें आपको नंबर नहीं मिले, आप कल दोगे तो आपको उसमें ही अधिक नंबर। ऐसे मैंने कई स्टूडेंट देखे हैं जो 10वीं में फेल हो गए, वो बाद में इतने उनको नंबर मिले कि वो नंबर 1 पे भी आ गए हैं। और अगर वो उसी समय अगर हतोत्साहित हो जाते तो पता लगा लाइन ही चेंज कर देते। आजकल तो नई शिक्षा नीति भी लागू देश में प्रधानमंत्री जी ने की है, तो अभी पढ़ाई के समय से भी लोग अपने मन के जो जिस तरीके से पढ़ाई करना है उस ढंग से व्यवसायिक क्षेत्र में जाना है, किस फील्ड में जाना है, उसमें आदमी चयन करके आगे बढ़ सकता है। और अच्छा काम करते हैं तो भगवान भी साथ देता है, और आशीर्वाद भगवान का सबको ही रहता है। जी, थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, और मुझे लगता है सभी हमारे ऑडियंस व्यूअर्स सब एनलाइटेड हुए होंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल पे आने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद आपसे बहुत बहुत मिलकर शुक्रिया। जी। सो फ्रेंड्स, आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल द मधु चौधरी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले एपिसोड की जानकारी मिल सके। तो फिर मिलेंगे एक और ख़ास मेहमान के साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।